नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। 8 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म है। यानी कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज बैठक हुई और इस बैठक में तय की गई इन 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए किस तरह की रणनीति पर काम किया जाना है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को तेज कर दिया है। और इसी के साथ साथ जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई तो इन अटकलों के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर भी होगी राजनीतिक विश्लेषकों से विस्तार से चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे कर्नाटक में किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के आरक्षण को लेकर सिद्धारमैया सरकार घिरती दिखाई दे रही है। न सिर्फ विपक्ष के जरिए बल्कि उद्योग जगत ने भी एक तरह से एक बड़ा रोष दिखाया है। सिद्धारमैया सरकार के इस नए विधेयक को लाने की एक तरह से पूरी मंशा पे सवाल खड़ा किया है। तो साथ ही साथ होंगी देश दुनिया की कई और बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक की खबरों के बीच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। चुनाव वाले क्षेत्रों में हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के दिए निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहाई के लिए करना होगा और इंतजार। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा। मामले में 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब लाडला भाई योजना को लागू करने का फैसला। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह देने का मुहर। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार उद्योग संगठनों के निशाने पर आई। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने के फैसले का हो रहा है विरोध। तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा पड़ने के साथ निवेश भी प्रभावित होने का खतरा। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा। डोडा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अपने पैतृक निवास पर पहुंचे। सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले सैनिकों के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब। लोगों ने नम आंखों से भेंट की श्रद्धांजलि। और पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए ने जारी की खिलाड़ियों की अंतिम सूची। भारत के कुल 117 खिलाड़ी लेंगे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा। सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स में। और देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है भारी बारिश का दौर। यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। केरल में अगले 4 दिनों तक भीषण बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार जो बैठकें हो रही हैं, उसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास पर जो बैठक हुई उसमें यह तय किया गया कि किस तरह से 10 विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, इन सीटों पर रणनीति क्या होगी। रणनीति में कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ संगठन पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं किस तरह से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तमाम बैठकें हो रही हैं, यूपी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, उस पर भी क्या रहा दिन भर का अपडेट।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों और सरगर्मियों के साथ ही बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है, उससे कई तरह की कयासबाजी, बयानबाजी और चकल्लस का दौर शुरू हो गया। हालात यहाँ तक हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री के किसी बैठक में हिस्सा लेने और मेल मुलाकात पर भी सूत्रों के कान खड़े हो जाते हैं और तमाम तरह की भ्रामक खबरें मीडिया में तैरने लगती हैं। इसी तरह का काम बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रियों की हुई बैठक को लेकर भी किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सप्ताह में 2 दिन उनके प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करने के लिए कहा है। इसके साथ ही एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संबंधित जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ 1-2 मंत्रियों को सौंपी गई है। इसके लिए मंत्रियों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर विस्तार से चर्चा की और वहां का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सभी 10 ग्रुप को उपचुनाव के मद्देनजर जिले में ही रात्रि विश्राम के लिए कहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है। सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर होना चाहिए। बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 इतना है। खबरों की दुनिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। वो बार बार सरकार से बड़ा संगठन वाले उनके बयान को लेकर टकराहट का एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। मैं भी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी कोई है तो भाजपा है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हम सभी करते हैं और संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। जो संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है, और संगठन और सरकार मिलकर ही हम आगे देश की और प्रदेश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने का। तमाम अफवाहों और भ्रम के बीच विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। उनके लिए यह अवसर एक प्रकार से आपदा में अवसर साबित हो रहा है। लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर ये मुलाकात हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश की सियासत पर ही आज का हमारी चर्चा, हमारा विशेष है यूपी की राजनीति में उपचुनाव से पहले हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उसी पर आधारित आज का हमारा विशेष यूपी की राजनीति में उपचुनाव से पहले हलचल। इस पर चर्चा करने के लिए अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ शांतनु गुप्ता भी शामिल होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। अनंत जी, सबसे पहले तो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो बयान आए हैं सामने, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरह की बातें कह रहा है उसका कुछ अर्थ, कुछ आधार दिखाई देता है? विपक्ष बस चुटकी ले रहा है और आपकी रिपोर्ट में ठीक से ये बताया गया कि ये कयासबाजी और हलचल का दौर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के पास एक मौका मिला है। उसको राजनीतिक बैठकों में एक संभावना दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि जो काम चुनाव के मैदान में नहीं हो सकता, वो इंटरनेट मीडिया, जिसे सोशल मीडिया भी कहते हैं, वहां पर कुछ इस तरह की बातें लिखकर कुछ कर लो। अब बैठकें तो अब जैसे देखिए, अभी
योगी आदित्यनाथ की राजभवन राज्यपाल से मुलाकात हर महीने होती है, भेंट होती है उनकी, लेकिन आज के माहौल में उसको अलग ही रंग दे दिया गया कि योगी क्यों मिलने जा रहे हैं, क्या पता मंत्रियों को हटाएंगे, इस्तीफा देंगे। तो ये बयान बहादुरों की एक पूरी टीम तैयार हो गई है। और मैं हमें 4 तारीख के नतीजों के बाद से ही मैं ये कहता रहा हूं ऋतु जी कि पत्रकारों का ये अमृत काल आ गया है इस वक्त। जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की खबरें उनके पास नहीं आती थी, अब विभिन्न बैठकों के बहाने, विभिन्न स्रोतों से, क्योंकि गठबंधन की सरकार चल रही है तो यहाँ भी कोई निशान खड़े हो जाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अनुप्रिया जी कभी पत्र लिख देती हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस तरह से, जैसे सुकांत ने आज वहां बोल दिया, कौन से विपक्ष के नेता बंगाल के, उन्होंने बोल दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने दे दिया बयान। तो इस तरह की चीजों को लेकर इस तरह के कयासों को एक बल मिलता है। और योगी आदित्यनाथ और के दिल्ली, तथाकथित दिल्ली खेमा जिसको कहते हैं तथाकथित, तो उस खेमे के बीच में आप याद करिए 2022 में भी इसी तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद जब भी योगी और तथाकथित दिल्ली खेमे में इस तरह की माहौल बनाना का प्रयास होता है, नरेंद्र मोदी जी आगे आते हैं और योगी की पीठ थपथपाकर चले जाते हैं। वो विजुअल याद करिए जब योगी जी के कंधे पर हाथ रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले थे, 2022 की घटना है मुझे जहां तक याद है। तो उस समय भी एक ऐसा दौर चलता था। उसके पहले भी याद करिए जब AK शर्मा जी को भारत सरकार के सचिव के पद से वो छोड़कर जब वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करने गए थे, तब भी बहुत सारे कयास लगाए गए थे कि अब योगी का समय पूरा हो गया और AK शर्मा जी को अब मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद लोगों ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। AK शर्मा वहीं बने रहे, विधान परिषद के सदस्य बने, और जब अगली बार योगी चुनाव जीत कर आए तब उनको मंत्री बनाया गया। तो इस तरह कयासों का एक पूरी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जो लोग लगे रहते हैं उनको इन बहसों में आनंद आता है, क्योंकि और आलोचना करने का कोई आधार फिलहाल उनको गठबंधन सरकार में बड़ी उम्मीदें थी कि गठबंधन सरकार में दरारें होंगी। अनंत जी, लेकिन ये भी गलत नहीं होगा कि विपक्ष ने, खासकर उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष ने एक लंबा इंतजार करा है इस तरह के मौके के लिए। अब एक लंबे समय के बाद तो ये मौका मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि नतीजों में वो अपने कयास या अटकल लगा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में उन अनुभवी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, जिसकी हिदायत, नसीहत कह सकते हैं कि JP नड्डा ने भी इशारों में दी है? मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। विपक्ष के अटकलों को या हलचलों को हवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अवांछित बयानों से और उनके तरह तरह के क्रियाकलापों से मिलता है। अब 2 दिन पहले, अगर मुझे नहीं मालूम कि JP नड्डा से कल केशव मौर्य की मुलाकात हुई, वो किस मुद्दे पर हुई, लेकिन अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप उत्तर प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनसे मिल के आए थे। फिर उनको यहाँ बुलाना, फिर उनसे मिलना, प्रधानमंत्री का भूपेंद्र चौधरी को मिलना तो चलिए समझ में आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से JP नड्डा जी से मुलाकात हुई या जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ये चिंता अगर समय रहते वो सारे लोग कर लिए होते तो शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम कुछ और होते। लेकिन तब कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वो सब लोग भाजपा की सीटें कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वो बोलने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह जिस प्रकार से राजनीति को हवा दी जा रही है, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। क्योंकि लगातार 24 घंटे निरंतर मीडिया में ये बात चल रही है कि दिल्ली में और लखनऊ में तलवारें खिंची हुई हैं और पता नहीं क्या किन किन शब्दावलियों का उपयोग लोग कर रहे हैं। जो पिछले 10 साल से कुंठित थे, जिनके पास किसी प्रकार की खबर नहीं आ रही थी, वो सब लोग अब मिलकर एक नई संभावना देख रहे हैं कि योगी और मोदी को आमने सामने कर दो और अपनी पॉलिटिक्स चलाने का प्रयास करो। लेकिन मुझे लगता है कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी सामने आएंगे और योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाकर सारे कयासों को विराम दे देंगे। जी अनंत जी, शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शांतनु जी, आपका स्वागत है। शांतनु जी, जिस तरह की जो अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, हालांकि बैठकें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश का जो चुनावी नतीजा आया है उस पर तमाम समीक्षा हो रही है और उन समीक्षाओं का ही दौर एक तरह से जारी है जो कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है विपक्ष जो कह रहा है उसमें कितना दम दिखाई देता है? और 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है
भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी साख की बात दिखाई देती है? देखिए रितु जी, मैं इसको दो तीन तरह से देखता हूँ। एक तो 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, इन 7 साल में 70 से ज्यादा बार ऐसी खबरें हो चुकी हैं। मैंने कम से कम 20 डिबेट ऐसी करी है कि योगी आदित्यनाथ हटने वाले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के विरोधियों के पास उनके काम को लेके, उनके विकास को लेके, उनके नृत्य को लेके, उनको बुलडोजर को लेके ज्यादा कुछ कहने को नहीं। तो ये इसे मीडिया के कुछ चैनलों ने, यूट्यूब के तो बहुत सारे चैनल इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चल रहे हैं। मैं आपको 2021 की बात बताता हूँ। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन होता है। पिछले 2021 वाले, क्योंकि उस समय कोरोना का समय चल रहा था, 2021 में नरेंद्र मोदी ने 5 जून को ट्वीट नहीं करा बर्थडे का। अब इससे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में चला दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा, ऐसे योगी आदित्यनाथ हट रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस हद तक गिर गया था, बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट हुई इस पर। फिर कुछ दिन बाद जब वो दब गया, पता लगा कि क्योंकि कोरोना के चक्कर में प्रधानमंत्री किसी को ट्वीट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फोन करके बधाई दी। फिर पता लगा आया कि भाजपा उत्तर प्रदेश के पेज पे नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं, पता लगा वो तो 6 साल से नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतना पेज भर जाता है कि उनका फोटो जो वॉलपेपर है उसमें नहीं आता है। तो मैं कह रहा हूँ वो डिस्कोर्स इस स्तर तक पहुंच चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मतलब अगर बहुत सारे नेता, बहुत सारे राज्यों के उप मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश खबर क्रिएट करता है, क्योंकि सारा चैनल सब नोएडा में है। मैं इसको डोर स्टेप रिपोर्टिंग भी कहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश की 5 रुपए की खबर भी 500 रुपए की बन जाती है, और बंगाल की, केरला में खून हो जाए, कत्लेआम हो जाए, वो भी टीवी तक नहीं ट्रैवल करती है। देखिए एक फिनोमेना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कुछ सुखबगाट नहीं है। देखिए भाजपा में स्पेस, शांतनु जी, अखिलेश यादव बड़ा मतलब मुखर होके एक तरह से उन तमाम बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पार्टी के भीतर पे कटाक्ष कस रहे हैं वो लगातार। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या सिर्फ एक तरह से आपदा में अवसर के तौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए है, अखिलेश यादव के लिए है, या कुछ है? देखिए आपदा में अवसर देखेगा और वो किसी भी विपक्षी पार्टी को देखना भी चाहिए। मैं इसको दो तरह से देखूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाजपा में एक अच्छी बात है कि ये स्पेस है, आप पॉलिटिकल फाइट करके बड़ा पद ले सकते हैं। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी को भाजपा में थाली में सजा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था। उन्होंने भी खूब सारी इंटरनल टसलिंग करी थी। हमें सबको पता है अडवाणी जी का कैंप था, उन्होंने किस तरह से अपने आप को स्थापित करा, और पता लगा कि भाई वो सबसे बड़े कद्दावर बिल्कुल आराम से नहीं मिल गया था नरेंद्र मोदी को। तो भाजपा में स्पेस है कि आप अटल बिहारी के ऊपर, कि आप उस समय विपक्ष के नेता जेटली जी थे, सुषमा स्वराज थी, उनके ऊपर बढ़ के उनको पद मिला। तो भाजपा में वो स्पेस है। वो स्पेस को विपक्षी देखते हैं। ये तो लड़ाई चल रही है। देखिए लड़ाई कहते किसे हैं? लड़ाई हमने देखी थी जब अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से माइक छीन लिया था, अपने चाचा जी को लात मारकर, पिताजी को लात मारकर पार्टी से, उसे कहते हैं लड़ाई। तो ये भाजपा में आपको दिखेगी हर तुम। भाजपा में इस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए स्पेस है। अगर आप अपने कद के सार पे अगर ऊपर आ सकते हैं तो आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऊपर आए भी हैं। लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ का कद भाजपा में जो है वो 2024 के इलेक्शन में देखिए, नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा रैली किसी ने करी, शायद नरेंद्र मोदी ने 206 रैली करी, तो योगी आदित्यनाथ 205 रैली करी। अगर संबित पात्रा का चुनाव थोड़ा लड़खड़ाता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है। 12 राज्यों में, अपने राज्य को छोड़ के 12 राज्यों में योगी आदित्यनाथ जाते हैं। कोई भी भाजपा का चुनाव हो, चाहे वो तमिलनाडु हिंदी भाषी प्रदेश में ना भी हो, तो उसमें नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई स्टार कैंपेनर कैंडिडेट को चाहिए तो वो योगी आदित्यनाथ चाहिए। योगी आदित्यनाथ की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। 26 जनवरी की जब रैली होती है उसमें बाबा का बुलडोजर चलता है। तो योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो चुका है। उनके अराउंड आप कुछ भी खबर बनाते हैं तो विपक्ष को भी पॉइंट मिलते हैं और मीडिया में भी टीआरपी बढ़ती है। तो वो आपको हर समय दिखता रहेगा जब तक योगी आदित्यनाथ एक्टिव। अनंत जी 10 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव, अब उपचुनाव होने हैं, इन्हें लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपनी मजबूत रणनीति बना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये कुछ हद तक चुनौती ही है 10 सीट। हालांकि इसमें से 5 सीटें अगर हम देखें तो एनडीए सहयोगी दलों के पास है, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन क्या आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने जिस तरह के एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनाई थी, क्या 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले उसी मतलब सिनेरियो को बनाने की कोशिश की जा रही है? मैं ऐसा समझता हूं ऋतु जी की जो 10 सीटें हैं विधानसभा की, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बदले हुए सिचुएशन में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई हैं उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो तैयारी योगी आदित्यनाथ अपने 2 मंत्रियों को लगाकर और जिस प्रकार से आपके यहाँ चल रहा है कि वो रात्रि विश्राम करने की सलाह दी है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मुझे लगता है कि एक ऐसा अवसर है जिसमें वो अपना मेटल प्रूव कर सकते हैं।
उनके सामने एक अवसर है कि वो ये लोगों को बता दें और सारे चर्चाओं पे विराम लगा दें। देखिए 4 सीट बीजेपी के पास है और 1 उनके सहयोगी के पास है और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी से वो 1 या 2 सीट भी छीनने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इन सारी चर्चाओं पे विराम लग जाएगा। चर्चाओं पे विराम तब भी लगेगा जब दोनों की सीटें जितनी थी वो सब रिटेन कर जाएंगे। दिक्कत तब होगी योगी आदित्यनाथ जी के लिए, और वो भी दिक्कत इन्हीं लोगों की तरफ से होगी क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर एक इतने ताकतवर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि इस तरह के परिणाम अन्य राज्यों में भी बहुत आए हैं और लोगों ने उसको देखा भी है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव परिणाम का हम सबको इंतजार करना चाहिए। बड़ा दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबकी बहुत रुचि होती है। और आपने ठीक कहा, केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने का राग छेड़ दिया था, तो जो लोग दबे छुपे बात कर रहे थे उन सबको भी एक बल मिल गया कि वो अरविंद जी के बहाने उस बयान को चलाने लग गए और ये सारी कहानी उसके इर्द गिर्द गढ़ने लग गए। जिस प्रकार से अभी ये ठीक है कि वो कुछ दिक्कतें होंगी, मुझे लगता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी मुख्य सचिव का चयन हुआ है और मुख्य सचिव योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अफसर को बनाया, अपने पसंदीदा अफसर को बनाया, उससे इन चर्चाओं पर विराम लग जाना चाहिए कि दिल्ली, तथाकथित दिल्ली लॉबी का बड़ा हस्तक्षेप लखनऊ के प्रशासन में होता है। होता होगा, मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो सतह पे दिखाई देता है उसमें अब ऐसी कोई स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती। आनंद जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, उसके बाद एक लंबी बैठक गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री निवास पर पीएम मोदी की होना, और फिर ये आना कि प्रधानमंत्री कल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जा सकते हैं, इस तरह की भी सूचना है। तो किस तरह से आप देखते हैं इन तमाम खबरों को भी? ऋतु जी, ये तो बहुत स्वाभाविक है एक ऐसे प्रदेश के जहां से अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, जहां से सीटें कम होने के कारण भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पिछड़ गई। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर उनसे हालात की समीक्षा करना और समझना कि चूक कहां हुई है, मैं समझता हूं यही हुआ होगा। और उत्तर प्रदेश को लेकर अभी और मंथन होगा, मुझे लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और 80 सीटें हैं वहां से। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी भी, अगर वो कांग्रेस की भी कम होती, खैर कांग्रेस के पास तो 2-2.5% वोट है, मैं गलत नाम बोल गया, उनकी क्या सीटें कम होंगी, उनकी तो बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षाओं से दूर रह गई, जिस प्रकार से वो पिछड़ गई, तो ये तो एक किसी भी स्वस्थ और जीवंत राजनीतिक दल का प्रतीक है कि वो अपने उस कैप्टन को बुलाकर, हो सकता है आने वाले समय में जिस प्रकार से बैठकों का दौर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, ये भी संभव है। लेकिन तब क्या खबर चलेगी? खबर ये चलेगी कि योगी दिल्ली दरबार में तलब किए गए। ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश के मुखिया है, और अगर वहां उनको लगेगा कि राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वहां अपने सहयोगी को बुलाकर चर्चा करने में तलब करने जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। लेकिन ठीक है, पत्रकारों का अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल में तो सब कुछ अपने मन से ही चलता है लोगों का। जी बिल्कुल अनंत जी। शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 की जीत और फिर 2017 में 312 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत, 22 में एक बड़ी जीत, उसके बाद जो 2024 के नतीजे हैं निश्चित तौर पर समीक्षा मांगते हैं और समीक्षा होगी भी। लेकिन क्या ऐसे में आपको दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ की पूरी कार्यशैली और 24 के जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं 80 सीटों पर, वो ये कहते हैं कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। तो इन मुलाकातों में से क्या भविष्य में आप कुछ निकलते देख रहे हैं, कुछ बड़ा बदलाव देख रहे हैं, जिसके तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं? जी आपने ठीक कहा, 2014 के बाद से भाजपा ने अपनी खोई जमीन उत्तर प्रदेश में फिर प्राप्त करी, और 14 नहीं, केवल 14, 17, 19, 22 और इसके बीच के पंचायत के चुनाव और निकाय के चुनाव, सब में भाजपा में। और 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका उसमें रहने लगी। तो ये तो बिल्कुल आम है। और भाजपा ने एक काम करा, भाजपा ने जो अपना वोट परसेंटेज है वो 40 के ऊपर ले गई। जब भी अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने या मायावती बनी, उनकी सीटें भी 205, 208 होती थी, उनका मत प्रतिशत भी 30% होता था। भाजपा ने वो पूरी गेम 40% पर ले गई। भाजपा के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि भाजपा अभी भी 42 इस चुनाव में 2024 में 42% की पार्टी है। टैक्टिकल हार हुई है, उन सीटों पर टैक्टिकल हार हुई है, और अच्छी बात है, पार्टी के लिए अच्छी बात है कि वो अपने ड्राइंग बोर्ड पर वापस चले गए। अलग तरह से समीक्षा हो रही है, प्रदेश में समीक्षा हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा हो रही है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर निकलता है। तो अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग है।
कि वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस चले गए। बिल्कुल शांतनु जी, हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव है, भटकाव है, इन तमाम एक तरह से बातों को लेकर वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 17 से 22 तक और अभी भी जिस तरह से चल रही है, स्टार प्रचारकों में से एक योगी आदित्यनाथ एक मजबूत सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बड़ी चुनौती दोनों ही दलों के लिए रहेगी। देखते हैं किस तरह से दोनों का परफॉर्मेंस रहेगा। इस पे आप दोनों के लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यूपी की पूरी सियासत पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, साजिश उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब लगा कि ईडी वाले मामले में उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता तो सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार कराया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि अभी तक सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है। ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। उन्होंने केजरीवाल को जमानत देने की मांग की। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 तक की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही एकनाथ शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब लाडला भाई योजना लाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर के विठल मंदिर में महापूजा के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना के तहत डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिस करने के लिए पैसे देने जा रही है। इसमें वे कुशल होंगे। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस घोषणा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। महिला आपल्या भगिनी आल्या होत्या। आपल्या सरकारने यावेळेस मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली। 15,500 रुपये महिन्याला, 18,000 रुपये वर्षाला त्याच्या खात्यामध्ये जमा होणार। 3 गॅस सिलेंडर वर्षातून मोफत आपण त्यांना देणार। अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केली आहे। लवकरच माझ्या भगिनींच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे वळते होतील, त्यांना देखील एक हातभार लागेल। आणि त्याचबरोबर आपण काही लोक म्हणाले लाडकी बहीण तर केलं, लाडका भावाचं काय? मग लाडका भावाचं पण केलं। आता जो 12वी झालाय त्याला 6,000, डिप्लोमा झालाय त्याला 8,000, डिग्री झालाय त्याला 10,000 रुपये महिन्याला। आणि त्याच्यामध्ये तो वर्षभर त्या कारखान्यात अप्रेंटिसशिप करेल, त्याला तिथे नोकरी लागेल आणि ट्रेंड असं
अतिशय स्किल्ड मॅनपॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल आणि म्हणून ते पैसे जे आहे हे सरकार भरणार आहे अप्रेंटिसशिपचे. इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केलेली आहे. कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर विवादों में है, एक तरह से कह सकते हैं चर्चा में है, क्योंकि एक नए विधेयक की एक तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को कर्नाटक के निजी क्षेत्र उद्योग जगत में जो आरक्षण है वो दिया जाएगा सी और डी कैटेगरी में. इसे लेकर उद्योग जगत ने भी भारी विरोध दर्ज किया है. कर्नाटक सरकार के स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए विधेयक पर सियासत गर्मा गई है. सरकार के इस फैसले के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल कर्नाटक सरकार ने निजी संस्थानों में स्थानीय लोगों को गैर प्रबंधन भूमिकाओं में 70% और प्रबंधन भूमिकाओं में 50% आरक्षण तय करने का फैसला किया है. इस संबंध में एक विधेयक भी लाने की तैयारी है जिसमें इसे शामिल करने के साथ ही कन्नडिगाओं के लिए सी और डी ग्रेड पद के लिए 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिसके प्रभाव में आ जाने के बाद इन पदों पर केवल कन्नड़ा भाषी लोगों की ही भर्ती होगी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सरकार ने कन्नड़ा लोगों के लिए निजी कंपनियों में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. बाद में इसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया. कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद उद्योग जगत ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है. Who are they to tell me whether I am a local or not? I am a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money in internships. These circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की दिशा में उठाए गए सभी कदमों को लागू किया जाएगा. उन्होंने इस पर सभी से विचार करने की बात भी कही. The bill has been brought in by the Labour Department. They are yet to consult with the industry, the Minister of Industry and with Department of Information Technology. I'm sure that before coming up with the rules of the bill, they will have due consultations with the respective ministries and more importantly, a wider consultation with the industry. So there is no need to panic. We are going to safeguard the jobs for the state as well as encourage investments in the industries with their consultation. There has been a little confusion. One, the Kannadigas in Karnataka, their interests are paramount. They should get the jobs. It's paramount. कर्नाटक सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे बड़े स्तर पर निवेश पर असर पड़ेगा. Actually, the contribution of lot of people from abroad, from other states of the country, and if you are going to reserve such employment for local people who have born there or domiciled there, it is going to create a mayhem in this country. कर्नाटक सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने व्यापक विरोध किया है. नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम का कहना है कि बिल तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा डालेगा और नौकरियों को प्रभावित करेगा. इससे कंपनियों को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. बेंगलुरु से शुभा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम कर रही है और उन्हीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकातों के साथ ही साथ एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है. और इन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज झारखंड में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा. झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पारा गर्म हो गया है. भाजपा की ओर से सांगठनिक कार्यक्रम हर रोज किए जा रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश हो रही है.
झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हटिया विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए श्री चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की भ्रष्ट सरकार से बचाना है। साथ ही उन्होंने राज्य में सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों के खेल पर करारा वार किया। ये गठबंधन के कुंभकर्ण केवल रोटी नहीं खाते, ये बालू खाते, ये खनिज खाते, ये पहाड़ खाते, ये केंद्र का भेजा पैसा खाते, ये गरीबों के मकान खा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपया भेजे यहाँ इसलिए कि घर घर पीने का पानी नल के माध्यम से मिल जाए। वो पैसा भी पी गए हेमंत सोरेन की सरकार वाले। उधर रांची विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि डेमोग्राफी परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि यह अस्तित्व का मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में बाहर से घुसपैठियों का आना और आदिवासी बेटियों को फंसाना एक समस्या है और यह सब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। इसके अलावा जमशेदपुर और अन्य जगहों पर भी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। उत्तर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सभी लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो हिंदू हो या मुसलमान सभी को विकास योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भाजपा हिंदू पार्टी है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डोडा के देसा के करनाल इलाके में आतंकियों से एक बार फिर मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकियों ने संयुक्त सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों के धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल पैरा कमांडो की भी सेवाएं ले रहे हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और जंगल में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जम्मू में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने जनरल संजय कुलकर्णी से की खास बातचीत। डोडा में हुए आतंकवादी हमले ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आतंकवादियों ने अपना बेस बदल लिया है, क्या ये हताशा की कार्रवाई है या क्या वजह है कि ये इस तरह के इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जो सेवानिवृत्त हैं। ये ऐसे है कि पाकिस्तान काफ़ी अब फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो घाटी के अंदर तो कुछ कर नहीं पा रहा है और घाटी में भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने के नाते वहाँ के जो लोग हैं वो भी मैं कहूँगा कि इस आतंकवाद से बहुत परेशान थे और यही कारण है कि कुलगाम में या कुपवाड़ा में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोकल्स देते हैं, खबर लोकल्स बताते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी आया, फिर उनको मारने में आसानी होती है। अब जब इस तरह के फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को आबादी में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है और अपने रेलेवेंस के लिए पाकिस्तान ने अब सोचा कि जम्मू डिवीज़न जो है काफ़ी सालों से शांत है और यहाँ पर अब क्यों ना हम राजौरी, पुंछ, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, ये जो पहाड़ी इलाके बहुत घने जंगल हैं, बहुत मुश्किल का इलाका है, इनमें जाकर के आतंकवादी को धकेला जाए और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका सपोर्ट लेकर, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं, OGW बोलते हैं, उनकी मदद के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे आतंक फैलाया जाए। अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी किस तरह का टैक्टिकल चेंज होना चाहिए। ये जो लोग होते हैं इन्होंने एक बार ही काम करना है। हम लोगों ने 24/7 365 दिन सतर्क रहना है, तो हम लोगों ने अपने SOPs जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, ROPs लगते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, यकीन करना है कि हम किसी के बहकावे में आकर के हमारे ऊपर कोई इस तरह का एम्बुश ना हो जाए, उसे यकीन करना है। सिनर्जी बिटवीन ऑल दी फोर्सेज जो काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री है, फौज है, कोई भी जो है आपके खबरी हैं, जो भी है, इन सब को साथ में लेकर के चलना निहायत ज़रूरी है। तो आपने सुना रक्षा विशेषज्ञ से, हमें मरना नहीं है, हमें मारना है, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी टैक्टिक्स में बदलाव लाना होगा। हमें जाल में फंसना नहीं है, दुश्मन को जाल में फंसाना है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर पहुंचा। उन्हें दार्जिलिंग में सांसद राजू बिस्ता और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने श्रद्धांजलि दी। इस घटना पर हर्षवर्धन श्रृंखला ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एक प्रतिभाशाली जवान शहीद हुआ है। हम आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों को सहन नहीं करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही हमारे नौजवान, जो प्रतिभाशील नौजवान जिसका बहुत अच्छा फ्यूचर था आर्मी में, इनकी मृत्यु हुई और मेरे ख्याल से ऐसे आतंकवादी लोग और जो इनके मतलब सपोर्ट करते हैं, हमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए राजस्थान के सिपाही अजय सिंह नरूका का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव झुंझुनू पहुंचा। उनके घर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये गोली जो चली थी ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन दो योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें। और हमारी माताओं को, उनके परिवारजनों को हम सलाम करते हैं कि उनके कोख से भारत को सुरक्षित करने के लिए योद्धा पैदा होते हैं। हर तरह से इनके परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे। शहीद जवानों को देश ने दी श्रद्धांजलि। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ टाइम में
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां मैरिसन सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता ज़ावियर लुक ड्यूवल से मुलाकात की। एस जयशंकर ने इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए ट्वीट में लिखा कि साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में विपक्ष के नेता डॉक्टर अरविंद बुलेल के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने डॉक्टर अरविंद बुलेल के साथ हुई मुलाकात पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण के लिए भारत मॉरिशस संबंधों की महत्ता के बारे में विचार मंथन किया। उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों को निरंतर मजबूत करने के लिए उनका समर्थन स्वागत योग्य है। मॉरिशस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल बिरांजे से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पॉल बिरांजे से मिलकर अच्छा लगा। समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी बातचीत हुई। भारत मॉरिशस संबंधों की दृष्टि से उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम से मिलकर खुशी हुई। हमारी दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी और इसके भावी विकास की दृढ़ इच्छा के बारे में चर्चा की। एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस रिश्तों पर डॉक्टर राम गुलाम के समर्थन की सराहना भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मेडिक्लिनिक परियोजना के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य मॉरिशस में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और अन्य क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा करना है। I had the privilege yesterday, Prime Minister, of visiting the Civil Services College. जो अभी बन रहा है ये Civil Services College कुछ ही दिनों में तैयार रहेगा। And we look forward to soon for the National Library and Archives, to a Mauritius Police Academy, to a forensics laboratory. And I want to say that we are not here खाली building बनाने के लिए नहीं आए। Okay, we would also like to see how can we do the capacity building, how can we do the training, how can we do the experience sharing. This is really what will make that collaboration work and will deliver in the full. So the lesson from all of this, जो सबक है कि हम सबको we have to stand by each other. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया था, उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की जीडीपी 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां चाहे भारत की तेज जीडीपी का पूर्वानुमान जारी कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित हैं। ताज़ा आंकड़ा ADB का है, जिसने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहने का अनुमान जारी किया है।
भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके पहले से उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। आईएमएफ के बाद अब एडीबी ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान एडीबी ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत, जिसे कहते हैं, सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एडीबी ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर एडीबी ने 2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आईएमएफ ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी, जबकि आरबीआई के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत की आर्थिक एक तरह से तरक्की और आर्थिक विकास की रफ्तार का लोहा अब दुनिया की कई एजेंसियां मान रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और आइए सीधे रुक करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। निजी क्षेत्र के उद्योगों में आरक्षण पर फिलहाल रोक। भारी दबाव के बाद कर्नाटक सरकार झुकी है। सिद्धारमैया सरकार पर उद्योग जगत का बड़ा दबाव था। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के आरक्षण वाले विधेयक की जो बात की थी सिद्धारमैया सरकार ने, अब उन्होंने इस फैसले को वापस लिया है। कर्नाटक सरकार पर एक भारी दबाव था। इस भारी दबाव के बाद कर्नाटक सरकार इस पूरे मसले पर झुकी है और उसने कहा है कि वो अपने इस निर्णय को वापस लेती है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के आरक्षण वाला विधेयक फिलहाल टला।
यानी कि कर्नाटक सरकार ने जब इस बात का ऐलान किया था, हम जानते हैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी किया, उसे वापस भी लिया, तो जो साफ संकेत था कि जिस तरह का दबाव पड़ रहा है सिद्धरामैया सरकार पर, जो उन्होंने ये विधेयक लाने की जो बात की थी कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में आरक्षण की बात की, निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण की जो बात की, उसकी एक तरह से विरोध सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं कर रही थी, बल्कि कर्नाटक के उद्योग जगत ने भी एक तरह से पुरजोर तरीके से सिद्धरामैया सरकार के इस ऐलान का विरोध किया था। और इसके बाद कर्नाटक सरकार को अपने इस पूरे विषय पर, इस पूरी मंशा को लेकर अब पलटना पड़ा है, झुकना पड़ा है और इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस विधेयक को लेकर अब कर्नाटक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कर्नाटक सरकार पर भारी दबाव था, इस दबाव में कर्नाटक सरकार उद्योग जगत के सामने झुकी है, जिस निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के आरक्षण को लेकर इस पूरे विधेयक को लाने का एक तरह से बात की थी कर्नाटक सरकार ने। अब अपनी इसी बात पर पलटते हुए कर्नाटक सरकार ने अपने इस फैसले को टाल दिया है। ये अभी की बड़ी खबर। निजी नौकरियों में 100% आरक्षण देने की बात की थी, कंपनियों ने भी बड़ा विरोध किया था कर्नाटक सरकार के इस पूरे ऐलान पर। और कर्नाटक सरकार को इस फैसले को लेकर झुकना पड़ा है। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भीतर पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लगा। एनसीपी अजीत पवार गुट के पिंपरी चिंचवाड़ शहर अध्यक्ष अजीत गव्हाणे ने अपने पद से इस्तीफा देकर एनसीपी अजीत पवार गुट को करारा झटका दिया है। माफिया अतीक अहमद की 25 बीघा बेनामी जमीन अब सरकार की हो गई है। इस जमीन को माफिया अतीक ने साल 2015 में राजमिस्त्री हुबलाल के नाम लिया था। बीते साल इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुर्क किया था। ये संपत्ति एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में है। ईडी ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी के एक करीबी सहयोगी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में धन शोधन कानून की धाराओं के तहत ईडी द्वारा की गई ये चौथी गिरफ्तारी है। योगी सरकार ने बुधवार को 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। आईपीएस अभिषेक वर्मा को हापुड़ के एसपी पद से हटाकर वेंडिंग में रखा गया है। वहीं आईपीएस अधिकारी ज्ञानंजय सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस राजेश कुमार को गाजियाबाद कमिश्नरेट का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। हरियाणा के हांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। उमरा रोड पर दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 बदमाशों को पैर में गोलियां लगी। तीनों को हांसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों बदमाश जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हजार के 5 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 3 लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। वहीं लुटेरों के पास से लूट के जेवरात, 3 तमंचे और 2 बाइक बरामद की गयी। दिल्ली के पंडारा मार्केट की एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में काफी सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। 3740 तीर्थयात्रियों का एक और समूह कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ।